हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो क्रॉप लेके आया हूं काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी केस्टर अरंडी के बारे में जो है अपन आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। इसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से खास हैं इसमें। तो सबसे पहला आता है इसका वानस्पतिक नाम। इसका वानस्पतिक नाम है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस जो है इसका बोटनिकल नेम है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सेकंड वन है इसका कुल क्या है, तो इसका कुल जो है यह यूफोरबिएसी कुल से संबंध रखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान भारत, इथोपिया या अफ्रीका माना गया है, जो आपको ध्यान नहीं होगा तो भी चलेगा। गुणसूत्र जो है इसमें 20 होते हैं, जो भी लेस इंपॉर्टेंट है। तो अरंडी जो है एक प्रकार के आपके ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी फसल है, जो आपको पता होना चाहिए। तिलहनी फसल के अंदर यह फसल आती है और यह जो है इसका वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है, जो यूफोरबिएसी कुल से संबंध रखती है। इसके बाद इसका जो पुष्पक्रम जो होता है वह रेसिम कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है इसका रेसिम कहलाता है। इसका जो फल प्रकार है वह कैप्सूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फल कुछ इस प्रकार का होता है और यह कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। केस्टर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप, एक इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप के रूप में, यानी औद्योगिक तिलहनी फसल के रूप में। औद्योगिक तिलहनी फसल, औद्योगिक तिलहनी फसल, अर्थात इसका जो उपयोग है उद्योगों के अंदर जो है, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसका उपयोग बहुत हो रहा है। एज ए लुब्रिकेंट के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो आपको पूछ ले भाई इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप कौन सी मानी गई है, तो आपकी केस्टर आएगी, अरंडी आएगी, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो ग्रोथ हैबिट जो होती है, ग्रोथ किस टाइप की होती है, वृद्धि जो होती है अनिश्चित प्रकार की, अर्थात इनडिटर्मिनेट प्रकार की ग्रोथ जो है इसके अंदर पाई जाती है। इट मींस इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी इसके अंदर होती है। जर्मिनेशन टाइप की बात करें, अंकुरण के प्रकार की बात करें, तो इसमें इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। ईपी का अर्थ होता है अबव एंड जीएल का अर्थ होता है अर्थ सरफेस, अर्थात जो सीड जो होता है अर्थ सरफेस के बाहर निकल के, भूमि की सतह से बाहर निकल के फिर अंकुरित होता है, जैसा आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इपीजियल प्रकार का अंकुरण जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो 45%, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑयल सीड क्रॉप है, इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसमें ऑयल 45% होता है। और जिसमें वसी अम्ल, रिसोनेलिक वसी अम्ल पाया जाता है। रिसिनस इसका नाम है, तो रिसोनेलिक वसी अम्ल या फैटी एसिड इसके अंदर होता है। 85% के आसपास यह फैटी एसिड जो होता है इसकी ऑयल के अंदर होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन पादप जो होता है द्विलिंगी, यानी कि मोनोसिस प्लांट होता है। परागण की बात करें, पॉलिनेशन की बात करें, तो आपका जो ये अरंडी जो है एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्राय परपरागित फसल है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोगाइनिक कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनिक का अर्थ आप जानते हो, जिसमें मादा पुष्प जो होता है पहले परिपक्व हो जाता है, फीमेल फ्लावर जो होता है मेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाता है। ये कंडीशन जो है अरंडी के अंदर पाई जाती है। इसी वजह से जो है यह प्रोटोगाइनिक कंडीशन की वजह से क्रॉस पॉलिनेटेड फसल की श्रेणी के अंदर आती है। तो इस स्लाइड में से कौन कौन सा पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर फर्स्ट वन इज द इसका फल प्रकार, कैप्सूल आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसमें ऑयल कंटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 45% ऑयल कंटेंट होता है और ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती है प्रोटोगाइनिक कंडीशन के कारण, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन पॉइंट इसके केस में आता है कि इसका यूजेस कहां पे होता है, उपयोग कहां पे होता है। तो रंग व वार्निश बनाने में, वायुयानों में लुब्रिकेंट के रूप में, और रंगाई उद्योग में और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। केस्टर इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन द ऑल मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी और फॉर द इंटरनल कंबंशन इंजन, स्पेशली दोज यूज इन द एरोप्लेन। एरोप्लेन के अंदर यूज होने वाले इंजन के अंदर इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज लेते हैं। इसी वजह से इसको अपन ने बोला है इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप। इंडस्ट्रियल ऑयल सीड क्रॉप बोलने के पीछे मेन रीजन यही है कि इसका उपयोग इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ज्यादा हो रहा है। एक और चीज है इससे जो अपन प्राप्त करते हैं, टर्की रेड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टर्की रेड जो है कौन सी फसल से प्राप्त किया जाता है, तो केस्टर से, अरंडी से प्राप्त करते हैं। टर्की रेड क्या है, एक प्रकार की कृत्रिम डाई होती है, जो डाइंग इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है। टर्की रेड जो है इस केस्टर से ही बनाया जाता है, तो यहां पे भी इसका इंडस्ट्रियल यूज आपको देखने को मिल रहा है। अरंडी के तेल के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो दैट इज द सेबेसिक अम्ल पाया जाता है, जो संश्लेषित रेजिन एवं कृत्रिम रेशा बनाने के लिए काम में लेते हैं।
कैस्टर ऑयल इज द चीप मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेबिसिक एसिड विच इज द बेसिक इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक रेजिन्स। सिंथेटिक रेजिन्स बनाने के लिए इसमें कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो वो कौन सा एसिड होता है, तो सेबिसिक एसिड पाया जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर कौन सा पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर फर्स्ट वन इज द टर्की रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड इसके अंदर जो सेबिसिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण जो है सिंथेटिक जो है रेजिन्स बनाए जाते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसके केस में, अरंडी की खली में कौन सा विषैला पदार्थ, इसके ऑयल केक के अंदर कौन सा जो है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो रिसिनस इसका नाम है। तो रिसिन नाम का जो सब्सटेंस होता है इसकी केक के अंदर होता है, जो केटल के लिए, गायों के लिए जो है विषैला माना गया है। देन इसकी खली के अंदर अगर अपन एनपीके की बात करें केक के अंदर, तो नाइट्रोजन होता है 5.5%, 1.8 to 1.9% फॉस्फोरस एंड 1.1% जो होता है इसमें पोटेशियम होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अरंडी पर रेशम के कीट का पालन होता है और उसका जो वैज्ञानिक नाम है दैट इज द सेमिया साइंथिया रिसिनी, ये आपको पता होना चाहिए। जो अरंडी की फसल पर, कैस्टर की फसल पर जिसकी रियरिंग होती है और उस सिल्क को जो है अपन इरी सिल्क के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इरी सिल्क इज आल्सो नोन एज द पुअर मैन सिल्क। गरीब मनुष्यों का रेशा अगर किसे कहा गया है, गरीब मनुष्य का रेशा अगर किसे कहा गया है तो इरी सिल्क को कहा गया है। और इरी सिल्क का जो कल्टीवेशन जो होता है वह अरंडी के पौधे पर, केस्टर के पौधे पर किया जाता है, जो यहाँ पे आपको बता रखा है। इसकी लार्वी जो है इरी सिल्क की वो केस्टर के प्लांट पर रियर की जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन जो चीज इसमें आ रही है, इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो शुष्क एवं उष्ण जलवायु यानी ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट इसको रिक्वायर होता है। इसके साथ साथ यह फसल जो है सूखा प्रतिरोधी, ड्रोट रेजिस्टेंस क्रॉप है। यह पॉइंट आपके लिए खास बन सकता है कि यह ड्रोट को सहन कर सकती है। एवरेज टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इसकी रिक्वायरमेंट 80 से 100 mm है। देन इसके लिए किस प्रकार की मृदा चाहिए, तो दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच हो, वह अरंडी की केस्टर के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी गई है। देन इसकी वेराइटीज की बात करें तो इसकी वेराइटीज में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली वेराइटी आप ले सकते हो GCS3, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह आपके अरंडी की पहली संकर किस्म है। पहली संकर किस्म है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी इसकी कौन सी है भारत में विकसित, तो वह GCS3 है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस्म है इसकी अरुणा, जो कई एग्जामों में पूछी जाती है कि अरुणा जो है एक प्रकार की किसकी किस्म है, तो अरंडी की किस्म है। और ये एक म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित किस्म है। क्वेश्चन इसका सीधा आता है कि अरंडी की उत्परिवर्तित या म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, तो उस केस में आपका आंसर जो है अरुणा होना चाहिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट इसकी वेराइटी है। इसके अलावा भाग्या, सौभाग्या, गोच 1, गोच 2 और GCS सीरीज की और भी वेराइटियां हैं, लेकिन ये दो वेराइटियां आपको अरंडी की स्पेशली याद होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट वन द GCS3 जो इसकी पहली संकर किस्म है, और इसके बाद अरुणा जो इसकी उत्परिवर्तित या म्यूटेंट वेराइटी है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इसके अंदर अपन देखते हैं इसकी बुआई का समय क्या है, तो जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई करते हैं, यानी कि यह खरीफ सीजन की फसल है, जो आपको पता होना चाहिए। इसकी बीज दर कितनी लेते हैं सीड रेट, तो 12 से 15 किलोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 किलोग्राम जो सीड रेट लेते हैं अपन किस किस में लेते हैं, अरहर की जो फसल होती है आपकी, पिजन पी की जो फसल होती है उसमें भी 12 से 15 लेते हैं। देन आपकी जीरा की फसल क्यूमीन के अंदर भी जो आपकी सीड रेट होती है 12 से 15। देन अपन बात कर रहे हैं अभी अरंडी की, तो अरंडी के भी सीड रेट जो होती है 12 से 15 किलोग्राम ली जाती है। इन तीनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपकी सीड रेट जो होगी 12 से 15 किलोग्राम ली जाती है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन द नेक्स्ट वन पॉइंट आता है बुआई की गहराई कितनी रखनी चाहिए, तो 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। और ज्यामिति की बात करें तो सिंचित के केस में रो टू रो जो डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वह 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। जबकि बारानी के केस में रो टू रो डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति
हेक्टेयर जो है अरंडी की फसल को रिक्वायर्ड होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द निपिंग या चुटाई क्या होता है। वैसे बेसिकली निपिंग जो है चने की फसल के लिए, चने के लिए, चिकपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन चने के अलावा अगर और कोई फसल अगर इस केस में आती है तो इसमें आएगा आपका अरंडी, जिसमें निपिंग की जाती है, केस्टर के अंदर निपिंग की जाती है। तो निपिंग का बेसिकली अर्थ यह होता है कि पौधा जब उसका जर्मिनेशन अंकुरण हो चुका होता है, उसकी बढ़वार हो रही होती है, तब क्या करते हैं कि कुछ समय बाद उस पौधे के शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है। उससे यह होता है कि उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, वानस्पतिक वृद्धि जो होती है, वह एक प्रकार से रुक जाएगी और उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, प्रजनक वृद्धि जो है, यानी कि साइड की शाखाएं अधिक निकलेगी, यानी कि वानस्पतिक वृद्धि को रोकने एवं प्रजनक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो है निपिंग की क्रिया इसके अंदर की जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें सिंचाई 2 या 3 सिंचाई इसके लिए रिक्वायर्ड है, और क्रिटिकल स्टेज जो इसकी मानी गई है, जब इसमें अधिकतम पुष्पन अवस्था हो या फ्लोवरिंग हो, तो इसकी सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज मानी गई है पानी के हिसाब से। देन खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे अपन अरंडी के अंदर, तो शुरू के 45 से 50 दिन जो है खरपतवार रहित इसका फील्ड, वीड फ्री इसका फील्ड आपका रहना चाहिए। इसके लिए खरपतवार नाशी जो है एप्टान जो है स्पेशली केस्टर के अंदर ही काम में लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 से 4 किलोग्राम मात्रा, इसकी 3 से 4 किलोग्राम मात्रा पर हेक्टेयर इसकी काम में ली जाती है। और यह एप्टान नाम का खरपतवार नाशी ओनली केस्टर के अंदर यूज आता है, अरंडी के अंदर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो अरंडी के अंदर देखने को मिलती है और काफी भयंकर मानी जाइए, दैट इज द बोट्राइटिस। तो कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं भाई बोट्राइटिस किसका रोग है, तो बोट्राइटिस केस्टर और अरंडी का रोग है। और बोट्राइटिस का दूसरा नाम है ग्रे मोल्ड। कौन सा नाम है? ग्रे मोल्ड। ग्रे मोल्ड बोट्राइटिस को ही कहा गया है। और इस बोट्राइटिस होने के पीछे जो इसका रोग कारक है, वह रोग कारक कौन सा है? कोजल ऑर्गेनिज्म इसका रोग का कौन सा है? तो अगर अपन इसकी बात करें तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका बोट्राइनिया रिसिनी, जो एक प्रकार की कवक है, फंगस है। इसकी वजह से यह रोग होता है। और रोग होता क्यों है कि पुष्पन अवस्था पर अगर क्लाउडी कंडीशन होगी, घने बादल छाए रहेंगे, तो यह रोग जो होगा केस्टर के अंदर हो जाएगा। द प्राइमरी टारगेट ऑफ द फंगस आर द इन्फ्लोरेसेंस। पुष्प पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इन द कैप्सूल पर भी इसका प्रभाव इस रोग का आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैप्सूल के ऊपर जो है ये इस प्रकार से जो है स्पोर्स बन जाते हैं, और इन्फ्लोरेसेंस जो है किस प्रकार से इस रोग के अंदर खराब हो जाता है। तो यह बोट्राइटिस या ग्रे मोल्ड डिजीज है, जो है अरंडी या केस्टर का एक मुख्य रोग माना गया है, जो बोट्राइनिया रिसिनी नामक कवक से होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। जो क्लाउडी वेदर कंडीशन घने बादल छाए रहने के कारण से यह रोग जो है अरंडी के अंदर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसकी उपज कितनी प्राप्त हो जाती है? तो 20 से 25 क्विंटल इसकी उपज जो है पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी अरंडी के बारे में, केस्टर के बारे में, जो अपन ने यहां पे डिस्कस की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।